ले लो, जैसा कि डेली आप लोग करते ही हैं। आप करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो गांधी जी का विचारधारा पढ़ते हैं, गांधी जी का जो विचारधारा था उसमें भारतीय चिंतन का भी बहुत सारा चीज था। और गांधी की विचारधारा में आपको गर्मपंथी और नरमपंथी विचारधारा दोनों जो है कि दोनों के कार्यक्रम आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि उदार हड़ताल जो है कि इनका विचारधारा था, ये गर्मपंथी का कि नरमपंथी का। हड़ताल स्ट्राइक जिसको गरम बोलते हैं हम लोग, गरम गरम नरम पथी का नरम पथी नरमपंथी सर। नरमपंथी का गर्मपंथी का। गरम नरमपंथी। जी नहीं, हड़ताल तो हड़ताल गर्मपंथी का गर्मपंथियों होगा। का विचार था, उनको भी गांधी जी ने अपनाया था। गांधी जी जो है कि इसके आंदोलन की शुरुआत किस, हाँ, एक्सट्रीमिस्ट का था, मॉडरेट का नहीं था बल्कि एक्सट्रीमिस्ट का था, ठीक है। तो जो गांधी जी का जो आंदोलन का शुरुआत हुआ है उसकी शुरुआत उदारवादियों की तरह होती है। उनका ट्रिपल पी था, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला नहीं। ट्रिपल पी मतलब प्रतिवेदन, प्रार्थना और प्रतिरोध, ठीक है। इस तरीके से गांधी जी औपनिवेशिक सत्ता के ऊपर दबाव बनाते थे, इन तीनों के माध्यम से, प्रतिवेदन, प्रार्थना और प्रतिशोध के माध्यम से उदारवादियों के ऊपर जो है, उदारवादियों की तरह औपनिवेशिक सत्ता के ऊपर दबाव बनाते थे। और दबाव बनाकर गांधी जी क्या चीज लेते थे, कुछ रियायत ले लेते थे। इसी तरीके से उसका आंदोलन चलता था। कल भी, हाँ बोले, नहीं ठीक है, नहीं बोलना है। तो उसके बाद फिर गांधी जी इससे आगे भी बढ़ जाते थे। वो असहयोग और सविनय के अवज्ञा के संविधानिक जो उदारवादी था, उदारवादियों का लिमिटेशन क्या था, जो मॉडरेट था उनका लिमिटेशन क्या था, बताइए तो जरा। एक एक्सट्रीमिस्ट, सर वो प्रार्थना करते थे, तो देखिए प्रतिवेदन करते थे। दोनों के लिमिटेशंस को गांधी जी ने क्या किया, बीट कर दिया। तभी तो गांधी एक राष्ट्र के नेता के रूप में 1917 में जो उनका प्रादुर्भाव हुआ नेताजी के रूप में, नेता के रूप में, 1947 तक लगातार चलता रहा। वो 3 दशक तक जो है कि एकदम एक छत्र राज कर किए थे गांधी जी। गांधी की तरह मास लीडर हमको नहीं लगता अभी तक फिर को दोबारा कोई पैदा लिया होगा। तो इसका कारण ही यही था। वो करते क्या थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उदारवाद गर्मपंथी थे, या फिर जो मॉडरेट थे, यानी कि हर दोनों की विचारधारा को एक साथ उन्होंने ला लिया था, मिडिल मार्ग बना लिया था। कुछ इनसे ले लिया, कुछ उनसे ले लिया। तिलक की तरह गर्मपंथी, तिलक और गर्मपंथियों की तरह गांधी जी क्या करते थे, कई बार संवैधानिक वो दायरा में सीमित नहीं रहते थे। जो हमारे नरमपंथी लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, वो क्या करते थे, बार बार संविधान की ही बात करते थे, संविधान के दायरे में रहते थे। लेकिन गांधी जी संविधान के दायरे से बाहर चले जाते थे और दूसरे तरीके से चले जाते थे गांधी संविधान के दायरे से बाहर। जैसे असहयोग आंदोलन है, क्या है, संविधान के दायरे से बाहर का आंदोलन है। अस्वाभिनय अवज्ञा वो क्या है, वो संविधान के दायरे से बाहर का आंदोलन है। सविनय अवज्ञा में क्या होता था, गांधी जी को 1917 में बोला गया था चंपारण में, क्या धारा 144 लगी हुई है, आप मत जाइए जो है कि चंपारण में। उन्होंने कहा आपका जो धारा लगा हुआ है लगा है, हम इस कानून की अवज्ञा करेंगे और हम जाएंगे, शांतिपूर्ण रूप से जाएंगे। ये अवज्ञा है कानून की। नमक कर नहीं देना वो क्या था, एक अवज्ञा ही तो था। तो गांधी जी कई बार कानून से बाहर चले जाते थे, लेकिन वो हिंसक तरीके से, इस बात का ध्यान रखना है। कानून से, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे और उसके बाद जो क्रांतिकारी लोग थे, वो क्या करते थे कि कानून से बाहर तो जाते ही थे, लेकिन अहिंसक नहीं बल्कि हिंसक तरीके से। जैसे कि आपका चंद्रशेखर आजाद हो गया, चाहे भगत सिंह का विचारधारा आप देख लीजिए, या फिर ये जो थे अरे वो सैंडर्स को रैंड की हत्या कर दिया था उन्होंने, उनको देख लीजिए। जो भी इस तरीके से, हाँ, चापेकर बंधु जो थे, या फिर जो बम कांड हुआ है, कई सारा बम कांड हुआ है, तो उसमें भी चाहे काकोरी ट्रेन एक्शन की बात हो, इसमें क्या था कि ये हिंसा वाली बात हो जाती थी। तो गांधी जी हिंसा में भी नहीं जाते थे, और सिर्फ जो है कि लोकतंत्र, वो संवैधानिक धारा, संविधानवाद में ही भी नहीं जाते थे, बीच में थोड़ा सा निकल जाते थे। गांधी जी सविनय अवज्ञा असहयोग तो करते ही थे, साथ के साथ जेल जाने के पक्ष में भी थे, गिरफ्तारी देने के पक्ष में भी थे। तिलक की तरह गांधी जी जो है कि देश की जनता को इकट्ठा करने के लिए गांधी जी क्या करते थे, गर्मपंथियों का ये सब प्रभाव है उनके ऊपर। तिलक गर्मपंथी माने जाते थे। गांधी जी भी हिंदू क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन यद्यपि तिलक भी संप्रदाय क्या कहते हैं उसको, कम्युनिस्ट ने, अरे वो सांप्रदायिकतावाद, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, वो तिलक भी उस तरीके से नहीं थे, गांधी जी भी करते थे। और वो गांधी जी को इस बात का पूरा पता था। गांधी जी का, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, वो कहते थे कि मैं देश का नेता हूं और देश के जनता के दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे पढ़ाने के लिए आता है। तो गांधी जी के बार बार क्या करते थे, जो रामायण की चौपाई हो गई, या फिर क्या कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, वैष्णव जन वाला जो बात था, उसको वैष्णव जन के पीर पराए,
ये सब गाते थे, बोलते थे। इसके उच्चारण और दोहे से क्या होता था कि जो सारे लोग थे जिनको आंदोलन का वो पता नहीं है, वो भी गांधी जी के साथ जुड़ जाते थे रामायण सुनने के लिए। और उसी बीच में वो कुछ कुछ कह जाते थे जिससे कि जनता में जागरूकता आती थी। कुछ तो समझ में आया होगा। आप उस जनता को समझा रहे हैं, बार बार गांधी को पढ़ने के समय बार बार 1917 का भारत दिमाग में लाइए, जहाँ की जनता भूखी है, जहाँ की जनता गरीब है, जहाँ की जनता अनपढ़ है, जिसको कुछ भी समझ नहीं है, उस जनता को समझाना है। आज की जनता को नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक वाली दुनिया की जनता को, उस जनता को जहाँ की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई समाचार का कोई माध्यम नहीं है, जहाँ जिस समाज में कि पूरे के पूरे तरीके से अंधविश्वास वगैरह भी फैला हुआ रहता था, उस समाज की हम बात कर रहे हैं, उस समाज को समझाने की बात कर रहे हैं। जहाँ की जनता डरी हुई है, अंग्रेजी शासन से इतने वर्ष से उन्होंने लाठी डंडे खाए हैं, उस जनता को तैयार करना है और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करवाना, ये मजाक का काम नहीं चल रहा था। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गांधी जी के स्वराज की संकल्पना और बाल गंगाधर के तिलक के स्वराज की संकल्पना में क्या था अंतर। कोई बताएंगे क्या अंतर था गांधी के स्वराज की संकल्पना में और तिलक के स्वराज की संकल्पना में? कोई बता सकते हैं? और गांधी के स्वराज में फर्क क्या है? तिलक के स्वराज में क्या था? होम रूल मूवमेंट में क्या था कि आयरलैंड के तर्ज पे डोमिनियन स्टेटस की मांग, ये तो था तिलक वाला। जी एक बात सर। तिलक उन्होंने जो है कि स्वराज शब्द को अस्पष्टता से जो है कि स्वशासन कह दिया था। स्वराज का मतलब स्वराज होता है, अपना राज होता है। स्व में ना अपना, राज में ना राज्य, खुद का राज्य होगा। लेकिन वो अस्पष्टता से उसको क्या करते थे, स्वशासन की बात में कर लेते थे। लेकिन उन्होंने कई बार तिलक ने स्पष्ट किया है कि हमारा उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं है। वो होम रूल मूवमेंट का जब भाषण दिया करते थे, उनके कई भाषणों में इस तरीके का वाक्य का प्रयोग है। ठीक है, उसके भाषण को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन गांधी जी में क्या था? गांधी जी स्वराज का मतलब क्या समझते थे? गांधी जी का स्वराज का मतलब था, मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग करता है। गांधी जी इस स्वराज की बात करते थे कि जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। तो अगर लिखना चाहते हैं, 1920 में जब गांधी जी ने स्वराज की तस्वीर प्रस्तुत की थी, तो उन्होंने ये कोटेशन दिया था कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग करता है, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। ठीक है, ये गांधी के स्वराज की संकल्पना थी। लिख लीजिए इसको, लिखिए गांधी के स्वराज की संकल्पना लिख लेंगे। मतलब सर तिलक का जो स्वराज था वो डोमिनियन स्टेट हाँ, मांगता था। डोमिनियन स्टेटस वाला स्वराज था उनका। जी सर। और इनका था कि स्वराज हो तो वो पूरी हम वयस्क तरीके से मताधिकार पर आधारित प्रजातांत्रिक हो, टाइप का। मतलब एक डेमोक्रेटिक जी देश बने। गांधी के स्वराज का मतलब ये था। और फिर नेहरू का पूर्ण स्वराज था, ये सब कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरा देश है, मेरा बात चलेगा। इस बात का ध्यान रखें, जो लोग ये लेफ्ट कर रहे हैं बार बार, उनको थोड़ा सा ब्लॉक कर दें परमानेंटली। हाँ, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अरे सर लिखे हाँ, सर। ओके, हो गया। मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग करता है, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। ठीक है। गांधी जी ने अपने स्वराज को स्पष्ट किया था। गांधी के स्वराज का मतलब था, जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित व्यवस्था बनेगी, जो जन आवश्यकताओं और उसकी अपेक्षाओं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। मतलब पूरी हर बात में गांधी जी की बात में जनता था कि ऐसा जन प्रतिनिधि मूलक समाज बनाएंगे जिसमें कि जन आवश्यकता होगी, उसकी जन आकांक्षाओं की बात होगी और उसी के अनुरूप जो है कि शासन होगा। ठीक है। गांधी जी आगे चल के एनार्किस्ट, मतलब कि क्या कहते हैं, अरे अराजकतावाद, अराजकता। हाँ, अराजकतावाद का भी मतलब उन्होंने अवधारणा दिया है। उनके अराजकतावाद का मतलब कुछ अलग है, और आज के समय में जो अराजकता किसी देश में फैल जाती है उसका मतलब अलग है, उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब सर क्या कहते, ये वाला लाइन एक बार फिर बोल दीजिए कौन ना। सा? जनप्रतिनिधि द्वारा व्यवस्थित शासन वाला अच्छा, लाइन एक बार बोल वो दीजिए। जी उनका सर। कहना था कि हमारा स्वराज, गांधी का स्वराज था ऐसा कि जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था है। गांधी का स्वराज जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था है जो जन आवश्यकताओं और उसकी अपेक्षाओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। ये सब बहुत मार्केबल लाइन है, लिख सकते हैं। जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था है जो जन आवश्यकताओं, उसकी अपेक्षाओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। ठीक है। जी सर। हो गया सर। ठीक। स्वराज का संकल्पना आप समझ लिए, इस तरीके से था। अब देखिए,
तिलक में क्या था, तिलक में सिर्फ और सिर्फ होम रूल वाला मामला था। अब देखते हैं हम लोग फिर कि तिलक को हम लोग क्या मानते हैं, ग्राम दल का नेता मानते हैं, लेकिन गांधी जी उससे ज्यादा आक्रामक थे। वह हिंसा के माध्यम से ही आक्रामक थे, लेकिन ज्यादा आक्रामक थे वो। ठीक है, वो क्या करते थे, असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने स्टार्ट किया तो उनका भाषण सुनिएगा असहयोग आंदोलन का, ये गांधी मूवी में भी दिखाया गया है। वो क्या कहते हैं, या भगत सिंह वाली जो मूवी है उसमें भी गांधी जी का भाषण दिखाया गया है। असहयोग आंदोलन के आह्वान के समय उन्होंने कहा था कि साल भर देश की जनता साल भर मेरा साथ दे, 1 से 2 साल के अंदर हम जो है कि पूरे देश में स्वतंत्रता लाएंगे, राम राज्य की स्थापना करवाएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये इस लेवल की बात करते थे गांधी जी, जबकि तिलक किस लेवल की बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं है। ठीक है, 1942 में जब गांधी जी का आंदोलन चला था तो उन्होंने क्या किया था, हे अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। करो या मरो तक का आह्वान किया था कि इस बार डू एंड डाई तक जाएंगे, आजादी लेके रहेंगे। गांधी जी हमेशा जो है कि आत्मनिर्भरता की बात करते थे, स्वाधीनता की मांग पर बल देते थे। गांधी के स्वराज का मतलब ये था, देखिए गांधी के स्वराज का मतलब यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी नहीं होते, आजादी हमें गांधी जी ने नहीं दिलाई होती तो क्या होता। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। उसमें यही है ना कि गांधी जी किस बात की बात करते थे। गांधी जी सिर्फ गोरों की सत्ता को हटाने की बात नहीं करते थे, उसकी पैरेलल समांतर व्यवस्था लाने की भी बात करते थे। आज के समय में पॉलिटिकल परिदृश्य में क्या प्रॉब्लम है, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, लेकिन मोदी हटाने के बाद लाओ किसको। मोदी का ये फॉर्मेट है, तुम्हारा क्या फॉर्मेट होगा, इसी का तो कमी है। आप बताइए ना कि मोदी जी के विकास में ये प्रॉब्लम है, हम ये करेंगे, जनता बिल्कुल साथ देगी, नो डाउट साथ देगी ही देगी। ठीक है, तो वही चीज वहां भी कहा जा रहा है कि गांधी जी क्या करते थे, आत्म संयमता की बात करते थे, ग्राम ग्राम सभा की बात करते थे, ग्राम राज्य की बात करते थे, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बात करते थे। और वो गांधी जी कहते थे कि सिर्फ गोरों की सत्ता को हटा देने से काम नहीं चल जाएगा, फिर काली चमड़ी में गोरे बैठ जाएंगे सत्ता के ऊपर। तो जब तक जनता आत्मनिर्भर ना हो जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो जाए, और ऐसा मतलब कि नैतिक समाज, नैतिक स्वाधीन संविधान की निर्माण नहीं हो जाए, तो कैसे चलेगा देश फिर। तो गांधी जी इस लेवल तक का सोचते थे। ठीक है, इसलिए गांधी जी ज्यादा प्रासंगिक थे। सर गांधी के जो आंदोलन होते थे, जैसे उसमें वो रचनात्मक कार्य करते थे, तो उसका एक मकसद यही होता था कि लोगों को न सिर्फ मतलब ब्रिटिश शासन से सिर्फ मुक्ति दिलाया जाए, बल्कि ब्रिटिश शासन जो उनके विचारधारा में बैठ गया है, जैसे कि अब वो लोग पश्चिमी चीजों का अब आदी हो गए हैं उपयोग करने का, तो उनका ये मानसिकता को भी खत्म करना है। इसलिए खुद पे डिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर बनने के लिए चरखा चलाइए। बिल्कुल तो चरखा चलाने के लिए मतलब यही कहना था कि मतलब कि आप मानसिक तौर पे भी ब्रिटिश सरकार के शासन से मुक्त हुए, बिल्कुल सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं। बिल्कुल गांधी जी ने ही तो पहले हम लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है कि ब्रिटिश शासन से लड़ा जा सकता है, वो जो है कि अजय नहीं है, उसको भी पराजित किया जा सकता है, आप लोग आगे आइए। गांधी जी का ही देन है। गांधी जी सत्याग्रह के लिए हमने तो कहते हैं कि चरखा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, लेकिन चरखा का अर्थ बहुत बड़ा था, क्योंकि वो भारतीयों को ब्रिटिश के शासन से मानसिक रूप से भी वो आजादी दिलाना चाहते थे। बिल्कुल, ये तो है ही, गांधी जी का आंदोलन में आने का प्रभाव ही यही था कि सबको उन्होंने जागृत किया। उससे पहले हो क्या रहा था कि 4 लोग बैठते थे, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, मतलब कि सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही आजादी की बात कर रहे थे। लेकिन गांधी के आने के बाद क्या हुआ, मास मूवमेंट हो गया। जैसे कल भी मैंने नमक का जो उदाहरण दिया था, कल भी मैंने बताया था कि मेरे घर में भी चरखा था, मेरे दादाजी तक चरखा चलाया करते थे। तो ये चीज है ना, इससे होता क्या, नमक से क्या होता था, नमक का कर कोई बहुत बड़ा कर नहीं था, उससे 1000 तरीके का बेसिक कर था। मैंने जब आपको चंपारण पढ़ाया तो उसमें कितने तरीके के टैक्स लगाए जाते थे। लेकिन नमक को चुनना, इसका मतलब यह है कि समाज के ऐसे वर्ग को, ऐसी चीजों को छेड़ना जो जिसमें कि सब इन्वॉल्व हो। इसका मतलब ये था। गांधी जी सत्याग्रह के लिए क्या करते थे, हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, भूख हड़ताल, ये सब तो करते थे। उपवास करना, ये सब करने का मतलब होता था, गांधी जी कहते थे कि जो हृदय परिवर्तन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, कि हम खुद को कष्ट देंगे, हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम खुद को कष्ट देंगे, उससे आपके हृदय का परिवर्तन कर देंगे, आपके हृदय का परिवर्तन कर देंगे। गांधी जी बड़ा मजा आता था गांधी जी को जब पढ़िएगा तो। जो अहिंसात्मक सत्याग्रह, ये गांधी जी का बहुत बड़ा हथियार था।
और गांधी जी का ऐसा हथियार था जिसका कि अकाट्य रणनीति था। ब्रिटिश वाला समझ ही नहीं पाता था कि करे तो करे क्या। अब समझिए कि अहिंसात्मक सत्याग्रह चल रहा है गांधी जी का, राजनीतिक हथियार के रूप में अहिंसा को उठाया गया है। अब होता क्या था, अंग्रेजी सरकार के समक्ष जो है कि दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। कई बार दुविधापूर्ण स्थिति कैसे उत्पन्न होती थी। अब एक बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य उसमें काफी शक्तिशाली थी, जिसकी रॉयल नेवी का तूती बोला करता था। ब्रिटिश सेना जिसका, ब्रिटिश ऐसा गवर्नमेंट जिसका कि पूरे वर्ल्ड में सूरज नहीं डूबता था, अब उससे लड़ पाओगे? संभव ही नहीं है। अत्यंत शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता से उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है शक्ति के बदौलत। बहुत शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता थी, उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो क्या करना है, हम करेंगे क्या? अहिंसात्मक सत्याग्रह करेंगे। अब अहिंसात्मक सत्याग्रह से क्या होता है, अगर आंदोलन का स्वरूप अहिंसक होता है तो ब्रिटिश सत्ता के सामने यह दुविधा हो जाती थी कि आंदोलन को दबाएं। अब दबाएं तो दबाएं कैसे, दमन करें तो करें कैसे? दूसरा, अगर ब्रिटिश सत्ता आंदोलन को दमन नहीं करती है तो आंदोलन आगे बढ़ते रहता था। जब आंदोलन आगे बढ़ता था, भारतीय मानस पटल पर जो है कि औपनिवेशिक सत्ता का जो भय था वो विद्यमान था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब वो सांप छुछुंदर वाले हालात में है ना, उनको आंदोलन दमन करने में बन रहा है। जैसे ही आंदोलन का दमन करेंगे, अब कोई आपके घर के सामने भूख हड़ताल पे बैठा है, ना आपको कुछ कह रहा है, ना आपको मार रहा है, ना पीट रहा है। मारे पीटेगा तो आप आरोप लगाइएगा, हमको एक थप्पड़ मारा इसलिए मैंने दूसरा थप्पड़ उसको मारा। अब वो आपको ना मार रहा है, ना पीट रहा है, ना कुछ कर रहा है। अब ना मारने में बन रहा है उसको, ना भगाने में बन रहा है। जब आप उसको भगाने में भी नहीं बन रहा है तो हो क्या रहा है कि जनता धीरे धीरे आंदोलित होते जा रहा है। भारतीयों के मानस पटल पर जो औपनिवेशिक सत्ता का डर था वो खत्म होते चला जाता था। और धीरे धीरे ये जो है कि अंग्रेजों के लिए बहुत दुविधापूर्ण स्थिति हर बार उत्पन्न कर देता था। ऐसा हथियार था जिसका कि काट अंग्रेजों के पास भी नहीं था। ठीक है, और अहिंसक आंदोलन से क्या होता था? देखिए, हिंसक आंदोलन और अहिंसक आंदोलन में फर्क है। अहिंसक आंदोलन में क्या होता है कि इस आंदोलन में महिला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर समाज, हर वर्ग का, हर उम्र का लोग भागीदारी ले सकता है। क्योंकि आंदोलन में करना कुछ नहीं है, जाके बहुत ज्यादा होगा तो भूख हड़ताल पे बैठना है, नहीं तो शांति से जाके बैठना है। मान लीजिए हिंसक आंदोलन है, जैसे कश्मीर में जो आंदोलन चला इन लोगों का, क्या कहते हैं, सेपरेटिस्ट का, वो हिंसक आंदोलन था। नक्सली मूवमेंट हिंसक मूवमेंट था। तो उसमें क्या होता था, बम बरसाओ, पत्थर मारो, ये करो वो करो। उसमें आप देखें कभी कश्मीर में बूढ़ा सब उठ के पत्थर मार रहा है? नहीं, वो नौजवान ही उस आंदोलन में सिर्फ भाग लिया करते थे। लेकिन अहिंसक आंदोलन होगा जिसमें महिला हो गया, बूढ़ा हो गया, बच्चा हो गया, सब लोग चले जाते थे। तो आंदोलन का बेस क्या हो जाता था, उससे बड़ा हो जाता था। तो गांधी के आंदोलन का ये भी एक खूबी था। ठीक है, क्लियर है? उसका तो कल मैंने बताया था संघर्ष विराम संघर्ष। तो इसमें देखिए क्या कहते हैं, ये जो विपिन चंद्र है उन्होंने संघर्ष विराम संघर्ष को जो है कि और डिफाइन करके लिखा है, संघर्ष तैयारी संघर्ष। कल मैंने इसको समझाया था, संघर्ष तैयारी संघर्ष को बता सकते हैं, ग्राफ बना के समझाया था इसको। कोई भी चीज अगर लंबी चलेगी तो जो है करने वाले जो है वो भी बुरी, अगर उसकी जो है जनता की ऊर्जा की सफलता सीमा अगर नहीं, होती है। हाँ ऊर्जा की सीमा होती है, वो ऊर्जा जो है समाप्त भी हो सकती है, जनता जो है हम्म, आंदोलन से मुख मोड़ भी सकती है। उससे तो पहले आंदोलन को एक पीक पर पहुंचा करके उसको फिर रचनात्मक कार्य में लेने से क्या होता है कि आंदोलन की ऊर्जा बची रहती है, और आंदोलन करने के लिए जो क्षमता चाहिए, जो आर्थिक स्थिति चाहिए या जो सामाजिक स्थिति चाहिए वो बनी रहती है। तो इसलिए ये जो है जरूरी था कि संघर्ष विराम संघर्ष होते रहे, और बिल्कुल। आज भी यही चल रहा है, आज भी यही चल रहा है सर। of course। गांधी जी जानते थे इस बात को। वो क्या करते थे कि जब वो, एक तो गांधी जी जन आंदोलन की सीमा से काफी वाकिफ थे, जनता की ऊर्जा से काफी वाकिफ थे। उनको लगता था कि एक समय के बाद आंदोलन में जनता की ऊर्जा समाप्त होने लगती है, आंदोलन बिखरने लगता है। आंदोलन बिखरने लगे, इससे अच्छा है कि नेतृत्व को चाहिए कि सत्ता से मोल भाव करे, जहां तक संभव वो बार्गेनिंग कीजिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। उसके बाद जो भी रियायत मिले उसको हासिल कीजिए और आंदोलन को वापस ले लीजिए। ठीक है, आंदोलनकारी जनता का इससे मनोबल भी बना रहा था। अरे पिछली बार आंदोलन किए थे, ये हासिल कर लिए थे, इससे मनोबल भी बना रहा था उसका। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है कि अगला आंदोलन की जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें जनता को तैयार होने का संभावना भी रहता था कि चलो इस बार आंदोलन किए थे, कुछ रियायत मिला, इस बार आंदोलन करेंगे, हो सकता है कुछ रियायत और मिल जाए। ठीक है, तो गांधी जी स्वयं कहते हैं इस संदर्भ में, लिख लीजिए इसको। कुछ लोग इसको जो है कि क्रिटिसाइज भी करते थे, अभी क्रिटिसिज्म को बताते हैं, पहले लिख लीजिए। संघर्ष विराम संघर्ष पर गांधी का विचार।
जैसे लिखेंगे संघर्ष विराम संघर्ष पर गांधी जी का विचार, ठीक है। लिखेंगे गांधी जी ने स्वयं कहा था, गांधी जी ने स्वयं कहा था, इन्वर्टेड कॉमा में, अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, मैं एक जन नेता हूं। गांधी जी ने स्वयं कहा था कि मैं एक जन नेता हूं और जन नेता होने के नाते, और जन नेता होने के नाते मतलब पब्लिक का लीडर, पीपुल का लीडर, मैं एक जन नेता हूं और जन नेता होने के नाते मुझे पता है कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है। जन नेता होने के नाते मुझे पता है कि जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो ये गांधी जी जन नेता थे, वो रियल में जन नेता थे, इस बात को तो हम भी मानते हैं कि उनको ये बात का पता था कि गांधी आंदोलन कब चरम पे पहुंचा है। अभी बार्गेनिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा बार्गेनिंग होगा, ना स्टार्टिंग में ना लास्ट में, बीच में बार्गेनिंग करेंगे। जब उनको लगता था कि हाँ आंदोलन चरम पे पहुंच गया है, अब इसके बाद आंदोलन का ऊर्जा खत्म होगा, अब आंदोलन बिखरने लगेगा, चलो बार्गेनिंग कर लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, ठीक है। आंदोलन जैसे ही वापस होता था गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम में चले जाते थे। रचनात्मक कार्यक्रम मतलब चरखा चलाना, छुआछूत के बारे में बात करना, स्वच्छता पर बात करना, शिक्षा पर बात करना। इससे क्या होता था कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी गांधी जी का जुड़ाव जनता से रह जाता है। जैसे राकेश टिकैत जी का जुड़ाव खत्म हो गया है जनता से। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाया। जिस समय तक किसान आंदोलन चला, राकेश टिकैत का बहुत नाम चला। अभी आप राकेश टिकैत का नाम नहीं सुनते होंगे, कहीं नहीं सुन रहे हैं ना। तो यही होता है कि अगर बीच में कुछ कुछ रचनात्मक कार्यक्रम चलते रहता किसानों का, एटलीस्ट किसानों का भी, तो भी तो राकेश टिकैत प्रासंगिक रहते, हमेशा से प्रासंगिक रहते। किसान का कुछ मुद्दा उठता है तो 4 बयान उनका मीडिया में आता है, बात खत्म, किसान आंदोलन खत्म, बात खत्म हो जाती है। जानते हैं ना आप लोग राकेश टिकैत को? कितने लोग जानते हैं राकेश टिकैत को? नहीं सर, सर इतना है उनके उनके एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर जनता आपके बीच में बार बार बने रहना है तो क्या करना है कि हर अलग अलग तरीके के मुद्दों से आपको बना रहना। बताया था ना गांधी जी के बारे में कि गांधी जी भी अलग अलग तरीके का यूज करते थे, अब मोदी जी भी अलग अलग तरीके का यूज करते हैं। अब भागलपुर आते हैं तो अंगिका में बोल लेते हैं कि की हाल छे। उसके बाद केम छो गुजरात भी होता है उनका। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? इंटेलिजेंस, ठीक है। इस लाइन, ये जो आप कह रहे हैं कि गांधी जी गरीब नहीं थे, गांधी जी कौन सा गरीब थे भाई? लंदन पढ़ने के लिए गए थे उस जमाने में। आप जाके दिखाइए, अभी 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 के समय में कोई लंदन जाके दिखा दीजिए हमको। उस समय गए थे वो लंदन पढ़ने के लिए। स्टूडेंट वीजा पे चले जाए क्या? हाँ तो सर जाके एक दिखाओ तो तुम। एक चीज ये भी हाँ पूछे सर। बोलो। मैं तो सर जब 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 नहीं जब 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 गांधी गरीब नहीं थे तो हम्म, मोदी कैसे गरीब थे सर? वो जितना एक छोड़ो, गलत ही। फिर ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। देखो गरीब अमीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब मेरा कहने का ये है, ये नेता वही सर मेरा ये थ्योरी है कि नेता वही बन सकता है जिसका बैकग्राउंड है, हाँ और वो बात, कोई नहीं बन सकता। काहे कि उसी की पूछ होती है जिसके पास शक्ति होती है। वो तो और देखो, शक्ति दो ही चीज से होती है, पैसे से है और दूसरा होता है ताकत। वो तो है। देखो उसमें मोदी जी भी अमेरिका गए हुए थे। मोदी जी भी जब कुछ भी नहीं थे, गुजरात के वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी उनका मैंने ऑस्ट्रेलिया का विजिट देखा है। ये समझ में नहीं आता कैब वाले को पैसा कहाँ से आया ऑस्ट्रेलिया जाने का भाई। वो अमेरिका में थे, उनका मैंने लंदन में तस्वीर देखा है। उसके बाद वो कई बार विदेश दौरे पे गए थे। कैसे चले गए थे वो विदेश दौरे पे? तो खैर छोड़िए, उन सब बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि कोई अमीर है या गरीब है। मैं यहाँ पे एक मुद्दा समझाना चाह रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का। गांधी जी जब 1917 में चंपारण आए, उस समय वो यंग थे, बूढ़े नहीं थे। वो वाला तस्वीर आप जो गांधी जी का देखते हैं वो वाला नहीं था उनका एज, ठीक है। एक लंदन का पढ़ा लिखा लड़का, अंग्रेजी बोलने वाला लड़का, फर्स्ट क्लास वकील लड़का, देश की जनता को कैसे समझाए? इस गरीब जनता को जो उसके कि तन ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं है, उसको कैसे समझाए कि हम आपके हिमायती, हम आपके नेता हैं? तब गांधी जी ने तय किया कि हमारे देश के जनता को जितनी कपड़ा मुयस्सर होती है, मैं भी खुद उतना ही कपड़ा पहनूंगा। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मुद्दा है। गांधी जी कनेक्ट करना चाहते थे कि ये भी लड़का मेरे बीच का ही है। हम भी गांव में कई बार जब रहते हैं
तो वो उनके ही भाषा में बात करते हैं तो उनको लगता है कहाँ बीच का है। हिंदी भी बोल देते हैं ना तो लगता है वो ज्यादा अंग्रेजी मत बतिया वो, ऐसे बोलता है। ठीक है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का मुद्दा है, इस चीज को समझिए। ठीक है, अरे वो तो खैर सर जो एक बार देखा होगा ना तो उसको सेम ही लगा होगा रूपम रूपेश, इसलिए कम से कम पढ़ तो ले, रुपेश लिखा है, रूपम लिखा है, ऐसे ही ऑफिसर बनेंगे सब लोग। नहीं। देखिए क्या बात है, अचानक से आती है। खैर सब लोग आइएगा, सभी को निमंत्रण है। ठीक है, चलिए सर्वोदय की संकल्पना हमने देख ही लिया था कि किस तरीके से वो ऊंच नीच वगैरह का बात करते थे, और फिर साधन और साध्य की पवित्रता को भी मैंने कल देख लिया था। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी का विचार। तो गांधी जी ये कहते थे कि धर्म, राजनीति में धर्म होना ही चाहिए। मतलब उनका धर्म में राजनीति का प्रयोग से ये मतलब नहीं था कतई कि क्या कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाएंगे या अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे, इस टाइप का कोई मसला नहीं था उनका। उनका था कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, धार्मिक किताब पढ़ता है, obvious सी बात है किसी भी धार्मिक किताब में हो, चाहे वो गीता हो या कुरान हो या बाइबिल हो या कोई भी धर्म की पुस्तक हो, सब में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। मनुष्य के अंदर नैतिकता आएगी। धर्म को वो व्यक्ति का निजी ही मामला मानते थे, लेकिन वो इस बात पे बल देते थे अगर कोई व्यक्ति सच में धार्मिक है, रियल वाला धार्मिक है, तो उस व्यक्ति के अंदर करुणा होगा, दया होगा, उस व्यक्ति के अंदर नैतिकता होगा, वो अपने आप से भी गलत काम नहीं करेंगे। तो इस मुद्दों से लेकर के वो गांधी जी जो है कि धर्म के प्रश्न पर पुनर्विचार करते हैं और धर्म को जो है कि इसमें राजनीति में यूज करने का वो समर्थन करते हैं। अब कहीं पूछा जाए कि गांधी जी धर्म को राजनीति में लाना चाहते थे कि नहीं, तो लाना चाहते थे, उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने धर्म का धार्मिक प्रश्न पर पुनर्विचार किया था। उन्होंने उनका ही स्टेटमेंट है, मैं अपने धर्म की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अपनी जनता के लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मामला है, राज्य का इससे कुछ लेना देना नहीं है। राज्य का काम है सामाजिक कल्याण, संचार, विदेश नीति, मुद्रा इत्यादि का देखरेख करना, ना कि हमारे धर्म के ऊपर काम करना, टीका टिप्पणी करना। वह धार्मिक मामला किसी व्यक्ति का मामला चलता है, वो धर्म को सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण। राम राज्य का मतलब उनका ये नहीं था कि राम का राज आ जाएगा। राम राज्य का मतलब ये था कि समाज, वो क्या कहते हैं, कल्याणकारी समाज, जिसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। वो राम राज्य का मतलब है कि जनता भूखी नहीं रहेगी, जनता किसी से भय नहीं रहेगी। राम राज्य का मतलब ये था कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति का भी आवाज सीधे सीधे राजा के पास तक पहुंच सकेगा। राम राज्य का मतलब ये था कि सत्ता में विकेंद्रीकरण रहेगा, हर को बोलने की आजादी होगी, जियो और जीने दो की राज्य आएगी। राम राज्य का मतलब ये था, जियो और जीने दो की संकल्पना चलेगी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की संकल्पना आएगी, भाई भाई की तरह सब लोग मिलकर रहेंगे, समाज में अहिंसा आएगी, जीव हत्या नहीं होगा। राम राज्य का मतलब ये था। लोकतंत्र के वो लोकतांत्रिक राम राज्य की बात करते थे। वो किसी भी तरीके से इस तरीके से जो है कि भगवा लहराएंगे, मतलब खीर मांगोगे चीर देंगे, नहीं तो वो क्या है, कश्मीर खीर मांगोगे तो दूध मांगोगे खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं था उनका। ठीक है, तो गांधी जी का कई सारा हम लोगों ने प्रयोग पढ़ लिया है। समझ में आया या नहीं आया, कुछ बताइए। सलाह के रूप में था, उनको हम लोगों ने पढ़ा है। फिर राजनीतिक विचारधारा के रूप में गांधी जी को पढ़ा है। ग्रामपंथियों का क्या प्रभाव था, आज हम लोगों ने पढ़ा। स्वराज की क्या संकल्पना थी, आज हम लोगों ने पढ़ा। अहिंसक सत्याग्रह की क्या संकल्पना थी, और अहिंसक सत्याग्रह किस तरह से अंग्रेजों के लिए चुनौती पूर्ण हो जाती थी, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। सर्वोदय की संकल्पना को पढ़ लिया। गांधीवादी आंदोलन की लोकप्रियता क्यों थी, गांधी एक मतलब कि नेशनल हीरो के रूप में 3 दशक तक कैसे बना था, कल हम लोगों ने पढ़ा था। सर्वधर्म समभाव की संकल्पना को पढ़ा। धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचारों को पढ़ा। फिर जो है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कल हम लोगों ने पढ़ा था। स्वदेशी पर किस तरीके से बल देते थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद चरखा का महत्व क्या था, वो कई बार डिस्कस हुआ है। गांधी का शिक्षा का दर्शन क्या है, गांधी के गौराम स्वराज के क्या मायने थे, इनको देखना है। ठीक है, गांधी जी का वर्धा आश्रम वाला जिक्र हम लोगों ने कल किया था। गांधी जी किस तरीके से वर्धा आश्रम खोले थे, और जो है कि उसमें वो चाहते थे कि सारे लोग जो है कि ऐसा शिक्षा मिले जो है कि शिक्षा रोजगारों उन्मुखी हो, और आदमी को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ जो है कि व्यवहारिक कामकाज भी सीखना चाहिए। ये तो उनका था। उसके बाद फिर ग्राम स्वराज के मायने तो बहुत गांधी जी ने समझाया था कि एक गांव, ऐसी गांव की संकल्पना करना है जिसमें कि गांव पूरी तरीके से स्वावलंबी हो, जिसका मैंने कल एग्जांपल दिया है कि गांव है, उसके अंदर ठठेरा है, उसके अंदर क्या कहते हैं लोहार है, उसके अंदर नाई है, उसके अंदर धोबी है, उसके अंदर पंडित है, उसके अंदर वैद है,
गांव में ही किसान उपजा रहा है, गांव के ही पंडित जी शिक्षा भी दे रहे हैं, गांव के मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूरा का पूरा एक गांव खुद में जो है कि एक स्वतंत्र यूनिट है। एक उनका गांधी जी का ये कहना था कि जितना हो सके लोकल माल खरीदिए, लोकल चीजों का उपयोग कीजिए। मतलब कि एक गांव को दूसरे गांव से भी निर्भरता नहीं रहनी चाहिए। गांधी जी इस तरीके की संकल्पना की बात करते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से गांधी जी के कई सारे विचारों को हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, संघर्ष विराम संघर्ष, ये सारी चीज हम लोगों ने देखा। ठीक है, किस तरीके से जन आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील करते थे, कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था इनको। क्लियर है? फिर उनका एक था, एक साधन साध्य की पवित्रता हाँ, बताया तो था कि चोरी करने का मौका भी मिले एग्जाम में तो चोरी नहीं करना है, नंबर ईमानदारी के लाने हैं। मीडियम भी सही होना चाहिए, गोल सही हाँ, हो तो। मीन और इंड्स दोनों सही होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको कोई चीज हासिल करना है, जैसे कि आज के समय में नेताजी क्या करते हैं कि उनको सत्ता में आना है तो किसी भी तरीके से झूठ सांझ बोल के सत्ता में आ जाते हैं। वो उनका नहीं, झूठ नहीं बोल के सत्ता में आना है, सत्ता में आना है तो सही सही बात बोल के आना है। ठीक है, ये था उनका सदन साजिश की पवित्रता। तो गांधी जी का विचार लगभग लगभग मैंने कंप्लीट किया। कोई सवाल हो तो पूछे, नहीं तो जवाहरलाल नेहरू को और बढ़ेंगे हम लोग। पूछिए, कुछ पूछना है तो, नहीं तो बढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू की ओर। और जवाहरलाल नेहरू के तो सबसे पहले तुम लोग विदेश नीति का चर्चा करेंगे क्योंकि उनका काफी। सर, भारत छोड़ो आंदोलन से एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। उसमें हम पढ़े हैं कि गांधी जी जानते थे कि हम जब ये आंदोलन शुरू होगा हाँ तो हम लोग को अरेस्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब कि पहले हम लोग अरेस्ट होंगे, उसके बाद मतलब जनता लोग ही इसमें है जो हाँ इन्वॉल्व होगी। बिल्कुल सही बात है। सवाल क्या है इसमें? ये हम श्योर करना चाह ये रहे बिल्कुल थे। श्योर है, लीडरलेस मूवमेंट था। मैंने जब 1942 का वीडियो आप देख लेंगे जाके, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बहुत डिटेल में इन बातों को समझाया है कि कैसे फर्स्ट जब से ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, उसके बाद जो है कि फर्स्ट हाँ, लाइन के लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद फिर सेकंड लाइन के लीडरशिप आए जिसमें कि मैं सुचिता कृपलानी, मीनू मनसानी, उसके बाद फिर आपका ये उड़ीसा के नवीन बिजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सबका मैंने जिक्र भी किया उस वीडियो में, काफी डिटेल में इसको मैंने बताया है। उसके बाद ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या लीडरलेस मूवमेंट था, तो यस, दिस वाज ए दैट वाज ए लीडरलेस मूवमेंट। उसमें कोई लीडर नहीं था। और गांधी जी ने अपने भाषण में ही ये बात कह दिया था कि जब मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, जनता खुद की स्वतंत्रता के लिए खुद का रास्ता जनता खुद तय करेगा, और रास्ता आप कैसे तय करेंगे उनका भी कॉन्सेप्ट हाँ, गांधी जी ने अपने भाषण में दे दिया था। तो ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांधी जी ने। उसके बाद देखिए ना, जो भूमिगत रेडियो का कार्यक्रम हुआ था, जो उषा मेहता और सुरुचिता कृपलानी लोग चला रहे थे, वो क्या था? सेकंड क्लास लीडर था। सेकंड क्लास लीडर हुआ थर्ड क्लास लीडर। फिर मैंने लोकल लीडरों का भी बहुत सारा नाम लिखा है कि बिहार में चंपारण से कौन थे, गया से कौन थे, सारण से कौन थे, सिवान से कौन थे, मुजफ्फरपुर कौन से थे, मुजफ्फर से कौन से थे, भागलपुर से कौन थे। मैंने पूरा लिखाया भी है। आप पुराने क्लास को, या तो आप क्लास में थे नहीं तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, वो डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, उस दिन लिखा दिए थे ना सारा 1942 वाला। ठीक है, तो आगे बढ़े, अब चलते हैं जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। ये सही है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की यस। विदेश नीति बताइए, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या था गुटनिरपेक्ष? जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेंगे, उनकी भूमिका को पढ़ेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, पंचशील का विचार पढ़ेंगे, उसके बाद राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करने के पीछे उनका क्या तर्क था,